यस सर। ओके चलो, तो आज अपन क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ये देखो मैं अच्छे से तुमको चैप्टर का नाम दिखाता हूँ। आज का चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो इसमें मैं पहले आपको डिडक्टेड सिलेबस बता दूं, क्या हुआ है डिडक्ट, ठीक है। हाँ सर, बट एक मिनट, एक मिनट हाँ, अब 1 मिनट बाद चालू कर। हाँ, अपनी बुक्स खोल लो, मैं आपको बताता हूँ डिडक्ट क्या हुआ है। चालू करूं बेटा? दीक्षा? यस सर। ये देखो, सबसे पहले सब टॉपिक पे आओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला सब टॉपिक पे आएंगे। वो पूरा सब टॉपिक कैंसिल करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSE आप कैंसिल करोगे, कोर्स में नहीं है। सर जस्ट अ सेकंड। हाँ बेटा, हम बेटे किया। दीक्षा? तो मुझे मिल नहीं रहा, 1 मिनट सर। अच्छा NSE का, ओके हाँ मिल गया। उसका हाँ। ऑब्जेक्टिव्स भी कट करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने, और उसके बाद BSE चालू होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी पूरा कैंसिल है। सर कुछ भी नहीं आ रहा है। NSE और BSE पूरा कैंसिल है। सर बस मतलब पूछ सकते हैं ना, बट NSE और BSE क्या है? देख लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये देखो आपका सिलेबस है बाजू में, यहाँ पे आपका NSE और BSE का नाम भी नहीं है पूरा, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब टोटली सिलेबस से हट गया है। और आपके जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें भी सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी है और फंक्शंस ऑफ सेबी है। और यहाँ पे जब आप आओगे सेबी में, ये आपका रीजंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, चलो ठीक है आप वो समझ लेना, उसके लिए क्या बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो पर्पस हटा सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में है, फंक्शंस आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आप कैंसिल कर देंगे पीछे का पूरा पार्ट। सर सेबी से पर्पस और रोल है, पर जनरली मेरे हिसाब से पर्पस भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखो आपका सिलेबस में क्या रखा है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेबी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स में स्टेट द ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट ठीक है अपन लोग उतना नहीं पकड़ेंगे। अपन लोग क्या करेंगे, पर्पस आप पढ़ लेना, कुछ नहीं होता उसमें, है कुछ नहीं, नहीं पढ़ने लायक, एग्जाम में 100% नहीं आएगा, बट स्ट्रक्चर ऑफ सेबी हटा दो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी हटा दो, क्योंकि वो दिया ही नहीं है। सेबी में सिर्फ आपको 2 चीजें बेटा, देखो दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है मैंने सर। बुक की दिख रही है, ओके हाँ अब दिखी। अब देखिए, वो थोड़ा एक्चुअली मैं जल्दी कर देता हूँ और आप लोग को वहां पे लेट दिखता है स्क्रीन, ठीक है। हाँ ओके। तो लास्ट पॉइंट देखो दीक्षा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी है और फंक्शंस ऑफ सेबी है। ओके सो पर्पस एंड रोल भी नहीं है, मतलब फिर एक बार रीड कर ले और कुछ नहीं। ये चैप्टर पढ़ते टाइम आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पे आप ज्यादा फोकस रखेंगे, और बाकी अगर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ कीवर्ड्स उठा लिए तो ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं, छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ओके या तो ये आपका कैंसलेशन है, मैं मेरे हिसाब से कंसिडरेबल मानूंगा मैं इस कैंसलेशन को भी, अच्छा खासा कैंसिल कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर अगेन एक टेक्निकल चैप्टर है, तो आई वुड एडवाइज यू कि रोज अटेंड करो और रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहो, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन उसको कन्वर्ट करके डालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैंने सोचा है कि एक बार सारा खत्म करके सारे एक साथ डालूंगा, ठीक है। तो जब अपन फाइनेंस, आप लेट भी डालोगे तो भी चलेगा, बस हम ना जब बोर्ड्स दे रहे होंगे ना तब बहुत जरूरत पड़ेगी। क्लास खत्म हो जाएगी और मैं तुरंत डाल दूंगा, मैं उतना भी नहीं देखता। हाँ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब भी नहीं, बट मतलब बोर्ड्स के वक्त डाल देना। हाँ, और आप बोर्ड्स में आप मुझे फोन भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ इंडिविजुअल चीज रहे, डाउट रहा, पूरा लेक्चर नहीं भी देखना रहे तो मेरे को सुन, क्योंकि बिजनेस स्टडीज ऐसी चीज है जो आपको पूरा समझने की जरूरत नहीं है, जितना मेरे को आप सबके दिमाग पे भरोसा है कि आप अगर टाइम पे भी मेरे को फोन करके बता दोगे कि क्या पढ़ना है, मैं आपको बोल दिया ये कीवर्ड्स पर ध्यान दे दो, तो वो इट वुड डू। और आप पेपर, जितने भी पेपर, सारे के सारे पेपर्स अटेंड करना, डेट्स में आज इनके राइस होने के टाइम टेबल के हिसाब से दूंगा आप लोगों को,
जितने पेपर आप बीएस के लिखोगे, क्योंकि आप लोग को लिखने की आदत नहीं है, यू आर नॉट हैबिचुअल टू तो एक बार लाइक 21st के बाद ही रखना, अगर 21st के खुल बाद गया ही तो मेरे अगर को खुलेगा तो इच्छा है ऑफलाइन ऑफलाइन देने देंगे। की। एग्जैक्टली, तो मैं 21st के बाद ही डेट्स रख रहा हूँ और इनके राइस होने के टाइम टेबल के हिसाब से रख रहा हूँ ताकि इन लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले ये चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अपन लोग पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पे आ जाओ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबको दिख रहा है? ठीक है, तो after studying this chapter you should be able to explain the meaning of financial market। मतलब जब मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, तो मैं क्या क्या उसके अंदर कवर कर रहा हूँ, उसका स्कोप क्या है, मैं ये बता पाऊंगा। उसके बाद मैं ये बता पाऊंगा कि फाइनेंशियल मार्केट का एक सब पार्ट जिसको अपन कहते हैं मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो मैं मनी मार्केट के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, आपने 11th के बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था। उस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, ट्रेजरी बिल और ये सब याद आ रहा है हल्का हल्का। और गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं और फिर कुछ आपके बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटी ये इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप कभी भी पैसे, कमर्शियल पेपर होता है। हल्का हल्का सुनने में आया, आपको ध्यान आ रहा है कि आपने पढ़े हो कभी है 11th में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में? देवांश, पीयूष, दीक्षा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, पढ़े थे। सुना हुआ होगा ना, मतलब क्या अपन वापस पढ़ लेंगे, लेकिन सुना हुआ है ना। तो अपन लोग वही इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले, वो मनी मार्केट के अंदर आते हैं, अपन वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले। कैपिटल मार्केट मतलब आपका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन दोनों का डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। फिर अपन लोग स्टॉक मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस वगैरह है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके एनएससीआई ओटीसीआई आपके सिलेबस से हट चुका है और सेबी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अपन चालू करेंगे। यू ऑल नो दैट द बिजनेस नीड्स फाइनेंस फ्रॉम टाइम the entrepreneur makes a decision to start it. It needs finance both for working capital requirements such as payments of raw materials, salaries to its employees, and fixed capital requirements such as machinery building। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब आप बिजनेस चालू करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको पैसा लगता है। पैसा आपको बेसिकली दो कैटेगरीज में लगता है, आप दो कैटेगरीज बना सकते हो। एक होता है वर्किंग कैपिटल जो आपके डे टू डे इनकम और एक्सपेंसेस मीट करने के लिए लगता है, और दूसरा होता है आपका फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब आपके फिक्स एसेट्स पे जो इन्वेस्ट होता है पैसा, वो आपका फिक्स कैपिटल होता है, वो आपके अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब बिजनेस चालू करोगे आपको पैसा लगेगा, और वो पैसा कहां से रेज करेंगे? अपन वो पैसा रेज करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन sectors: households which save funds and business firms which invest these funds. A financial market helps to link the savers and the investors by mobilizing funds from them. In doing so it performs what is known as allocative functions। ठीक है, देवांश, पीयूष, दीक्षा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, हाँ। तो अभी क्या हो रहा है ये देखो, आज आप लोग समझ लो एक सेवर्स हो, अपना हाउस होल्ड हो। आप हाउस होल्ड हो, क्या होता है? आपके पेरेंट्स इनकम अर्न करते हैं, आप भी आगे जाके कमाओगे। वो कमाई करने के बाद आप क्या सारा का सारा पैसा घर पे रखोगे कि कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ शेयर्स लोगे, कुछ गोल्ड खरीद के रख लोगे? तो वो पैसा क्या आप इतने एजुकेटेड होने के बाद, इतने एजुकेटेड हो तो क्या वो पैसा आप आइडियल रहने दोगे कि कहीं इन्वेस्ट करोगे? क्या करोगे? इन्वेस्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट करोगे, आप उस पैसे इन्वेस्ट रखोगे। क्यों? क्योंकि पैसा पड़ा पड़ा आपके लिए कोई वैल्यू जनरेट नहीं करने वाला है। रादर इफ यू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, फॉर एग्जांपल बेसिक तरीका आपका फिक्स डिपॉजिट में भी आप यदि पैसा लगा दिए तो इट वुड गिव यू सम मोर, या आपको कुछ रिटर्न देगा जो आपके खाली पड़े पैसे से ज्यादा बेटर है। मोर ओवर घर पे पड़ा पैसा आपके लिए रिस्की भी होता है। रादर देन यू इन्वेस्ट इट इन द मार्केट, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हर हाउस होल्ड के पास कुछ पैसा ऐसा होता है जो वो कुछ बिजनेस फर्म में कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, और काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है। मतलब देखो, अपन ने शुरू में ये पढ़ा था कि जब अपन बिजनेस चालू करते हैं, जब अपन एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो अपने को क्या लगता है? अपने को पैसा लगता है, वी नीड फंड्स फॉर स्टार्टिंग आवर बिजनेस। एंड जब अपन लोग कमा के वो पैसा घर पे लेके आते हैं तो अपन लोग हाउस होल्ड बन जाते हैं, और हाउस होल्ड के पास पैसा पड़ा रहता है, वो उस पैसे को आइडल रखना नहीं चाहता है। तो क्या होता है कि एक मार्केट हो गया, एक मार्केट बन जाता है। एक मार्केट मतलब क्या हो गया? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे जिसको जो बेचना है वो बेचने वाला भी मिलता है और उस चीज का खरीदार भी आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल
अपन सब्जी मंडी का सोचते हैं, ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ा फार्म है, आप फार्म पे वेजीज ग्रो कर रहे हो, वो वेजीज आप डायरेक्टली अपने फार्म से तो नहीं बेचोगे, आप कहाँ जाओगे वेजीज को बेचने? मार्केट जाओगे कि नहीं जाओगे देवांश? कहाँ जाओगे? भाजी अगर खुद की आपकी बन रही है, खेत में आपके वेजिटेबल्स आ रहे हैं, तो आप कहाँ बेचने जाओगे उसको? मार्केट में। सब्जी मंडी जाओगे, मार्केट जाओगे, है ना? और अगर पीयूष आपको सब्जी खरीदनी है, पीयूष को सब्जी खरीदनी है तो कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा क्या सीधे फार्मर के खेत पे चला जाएगा? कहाँ जाओगे पीयूष? मार्केट। एग्जैक्टली। तो एक भाजी मंडी एक ऐसा मार्केट है जहां सब्जी बेचने वाले भी आते हैं और सब्जी खरीदने वाले भी आते हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज का मार्केट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का मार्केट एक ऐसा प्लेस हो गया जहां पे बेचने वाले भी आएंगे, जहां पे उसके कंज्यूमर्स या खरीदने वाले भी आएंगे। उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट भी एक ऐसा प्लेस हो गया, एक ऐसी प्लेस होगी जहां पे आपके सेवर्स जो रहेंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो हाउस होल्ड है, जिनके पास सेविंग्स है, वो अपनी सेविंग्स देंगे, ठीक है। और किन लोगों को देंगे? उन लोगों को देंगे जो अपना बिजनेस या अपनी एंटरप्राइज, अपना कुछ तो भी एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है? एक तरीके से आपकी मूवमेंट हो रही है। आप लोग हाउस होल्ड्स ने अपना पैसा डाला है मार्केट में इन्वेस्टर्स को देने के लिए, एंड इन्वेस्टर्स वो पैसा मार्केट से ही उठा के क्या करते हैं? अपने बिजनेस पे लगाते हैं, फिर उनको रिटर्न आता है, वो रिटर्न वापस मार्केट के थ्रू आपके इंडिविजुअल सेविंग्स में जुड़ जाता है। तो इसी तरह से पैसा बनता है, ठीक है। सबको समझ में आया? दीक्षा, पीयूष, देवांश, आगे बढ़ूं? ये देखो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिखा हुआ है। हाउस होल्ड्स और सेवर्स जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, अपना पैसा दे देते हैं, और वो बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं? वो पैसा बिजनेस फर्म्स को और इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो जिनको पैसा चाहिए रहता है वो यहाँ से लेते हैं, और जिनको पैसा देना होता है वो भी यहाँ पे देते हैं। फॉर सबसे बड़ा एग्जांपल बैंक हो गया। आपको अगर पैसे जमा कराने, डिपॉजिट कराने तो भी आप बैंक में करते हो, अगर आपको लोन लेना है जनरली तो भी आप बैंक से लेते हो। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपीटिंग इंटरमीडिएट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड गिव हाउसहोल्ड अ चॉइस ऑफ वेयर दे वांट टू प्लेस देयर सेविंग्स। अ फाइनेंशियल मार्केट, ये देखो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, और इस फंक्शन को एलोकेशन फंक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ठीक है। और व्हाट इज एलोकेशन? अपना ये जो हुआ ना अभी, अपने पैसे का हेरफेर जो अपन ने किया, हेरफेर नहीं, ये देखो, a financial market helps to link the savers and investors by mobilizing funds between them. In doing so it performs what is called as allocation function. तो आपको जब पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एलोकेशन फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मार्केट होता है जो फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा? लिंक करता है सेवर्स को, इन्वेस्टर्स को, और मोबिलाइज करता है, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, वो घर पे पड़ा पैसा जो है, वो पैसे को आप क्या करते हो? वो पैसे को आप मार्केट में लेके आते हो। तो क्या हो गया? वो आपका एलोकेशन फंक्शन हो गया। आपको वो मुथूट फाइनेंस की एड याद होगी ना, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना? हाँ सर, है ना? तो वो एग्जैक्टली एड में है क्या कि भाई आपके पास जो सोना है, जो आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी है, जो आप रोज यूज नहीं करते, जो आपके पास बस एक लॉकर के उसमें पड़ी है, मतलब जो रेगुलर यूज की नहीं है, तो आप क्यों ना उस सोने को काम पे लगा दो। कैसे काम पे लगा दो? उस सोने को आप बैंक के पास दे दो, और बैंक उसके एवज में आपको पैसा दे देगी, और वो पैसा बिजनेस में लगाओ, और बिजनेस से जब आपको रिटर्न्स आते रहेंगे तो आप अपनी ज्वेलरी को बाद में उससे निकलवा सकते हो। मतलब आप अपने घर में पड़े सोने को आइडियल मत रहने दो, उसको भी पैसा कमाने दो। उसको कैसे पैसा कमाएगा? वो पैसे के थ्रू आप और पैसा रेज करके अपने बिजनेस में लगा सकते हो। बट इनकेस आप नहीं पे कर पाए तो घर पे पड़ा हुआ सोना काम का नहीं रहेगा, वो आपको रोना ही पड़ेगा क्योंकि वो गुम जाएगा। तो अनटिल अनलेस आप श्योर हो कि आपका बिजनेस आइडिया किक स्टार्ट करेगा, अच्छे से करेगा, तभी आप घर के पड़े सोने को काम में लेंगे, ठीक है। तो एलोकेशन फंक्शन यही हो गया कि क्या होता है, जब आइडियल जिसके पास पैसा होता है, वो आइडियल पैसा आप किसको दे देते हो? बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को दे दोगे, और वो लोग उन लोगों को देंगे जिनके पास ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट आपकी इकोनॉमी उसी तरह से चलती है।
ये देखो एक चैनल, ये एक डायग्राम से समझ लेंगे। अच्छा, आप यदि अपने आंसर्स में इस तरह के डायग्राम्स बनाओगे ना तो यू विल डेफिनेटली स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स ओवर द अदर्स। अभी देखो 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में आप 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पढ़ो अच्छे से, और उस 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पढ़ के उनके आंसर्स बिठा लो, एंड विद इन 5 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग योर पेपर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स अपने अटेम्प्ट कर सकते हो पूरे के पूरे। 20 मार्क्स आपने तब खत्म कर दिए तो यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू राइट योर रिमेनिंग पेपर। और जब आपके पास रिमेनिंग पेपर इतना टाइम है, हाँ बेटा, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं क्या? ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ऐसा बोर्ड का इंस्ट्रक्शन रहता है। ब्लैक यूज कर सकते हैं ना, सो लाइक अंडरलाइनिंग एंड मल्टीपल इंक अलाउड नहीं है। अगर आप ब्लैक लिख रहे हो तो ब्लैक ही करो, ब्लू कर रहे हो तो ब्लू ही करो। सिर्फ डायग्राम्स के लिए यू कैन यूज पेंसिल, और कुछ तो फैकल्टी पेंसिल यूज करने को भी मना करती है। वो कहते हैं कि चेकर समटाइम इरेज कर देते हैं वो चीज, पर ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो लाइफ टाइम पेंसिल से डायग्राम्स बनाए, मेरे तो आंसर्स किसी ने नहीं मिटाए होंगे, क्योंकि मेरे को मार्क्स एक्सपेक्टेड। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि रबड़ लेके आएगा और अनजान बच्चे के आंसर शीट में से वो मिटा देगा। तो आपको ऐसा लगता है कि पेंसिल से आप नीट बना सकते हो तो बेझिझक मेरे हिसाब से आप पेंसिल यूज कर सकते हो। डायग्राम्स मैंने टॉपर्स की आंसर शीट देखी है, भले ही भद्दे डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही गंदे आंसर डायग्राम्स बनाते हैं वो लोग, मतलब वो लगता नहीं है आंसर शीट टॉपर की है, बट स्टिल उनको मार्क्स पूरे मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आंसर इज फुल ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड दीज डायग्राम्स। तो इस तरह के फ्लो चार्ट और आपके कुछ ग्राफ्स यदि बुक में हैं और आप बनाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मार्क्स मिलेंगे। एंड आपको लगता है कि अभी नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे पास बाद में टाइम रहेगा ये करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लीव स्पेस देयर इटसेल्फ एंड आप वापस रिटर्न आके वहां पे डायग्राम बना सकते हो। कुछ भी आपका इसमें वो टाइम वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम भी क्या कर रहा है, देखो बैंक्स, ये आपका हाउस होल्ड सेवर्स है, ठीक है। हाउस होल्ड सेवर्स दिख रहा है आपको सबको नीचे, पीयूष, देवांश, दीक्षा? यस सर। तो हाउस होल्ड सेवर्स के पास ऑप्शन होता है, वो या तो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाएगा या तो बैंक्स में लगाएगा, ठीक है। बैंक्स में लगाएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाएगा। बैंक्स भी क्या करेंगे, इन रिटर्न बिजनेस फर्म्स को पैसा देंगे, और बिजनेस फर्म फिर लोन के रूप में इनको इंस्टॉलमेंट्स और लोन के रूप में इनको वापस पैसा चुकाती है। और या तो जब हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इस कंपनी के इनके शेयर्स खरीद सकते हैं, इनके शेयर्स खरीदेंगे तो क्या होगा, वापसी में आपको डिविडेंड जो मिलता है वो डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा, आप खरीद बेच भी यहाँ पे सकते हो। तो आप एज अ हाउस होल्ड सेवर, दीक्षा, पीयूष और देवांश, आप एज अ हाउस होल्ड सेवर्स, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी सेविंग्स को बैंक्स में लगा सकते हो या तो आप अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट में लगा सकते हो। दोनों को समझा, तीनों को समझा क्या? यस सर। बैंक्स में लगाओगे मतलब फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, आरडी, और ये आपके वो चीज इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और फाइनेंशियल मार्केट में चले गए तो आपका वही कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और वो सारे अलग अलते बलते इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Financial markets exist wherever financial transaction occurs. Financial transaction could be in the form of creation of financial assets, such as initial use of shares and debentures by firm, or purchase and sale of existing financial assets like equity shares, debentures and bonds. मतलब या तो आपने अभी shares accounts में shares पढ़ रहे हो ना आप लोग, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सब पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स में आपको क्वेश्चन नहीं आता कि ए लिमिटेड को अपने शेयर्स इशू करना है, इतने इतने शेयर्स है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? उसको अपन बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पता है आप लोगों को ये चीज? यस सर, आईपीओ पता है। हाँ, तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब आपके जो अकाउंट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस होते हैं आपके आईपीओ के। मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी अपने शेयर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर रही है। आइडियली जो आप अकाउंट्स में क्वेश्चंस कर रहे हो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के होते हैं, लेकिन हर कंपनी क्या एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे, एवरी ईयर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करती है क्या? करती है? नहीं, हर कंपनी नहीं। तो बाकी टाइम उसके शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है? क्योंकि बाकी टाइम उसके शेयर्स जो है वो कहाँ ट्रेड होते हैं? आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। जब भी उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जब भी उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, जब भी कम हो जाती है तो उसका प्राइस घट जाता है। तो फ्रेश इश्यू होता है वो आईपीओ होता है, वो अलग होता है जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा हो। उसके अलावा भी डेली उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती रहती है, वो ट्रेडिंग को अपन
क्या बोलते हैं, शेयर्स को रेगुलरली लेना बेचना वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आप फर्स्ट टाइम या फ्रेश इशू होता है वो प्राइमरी मार्केट में जाता है। एक बार शेयर प्राइमरी मार्केट में चला गया तो उसकी ट्रेडिंग या बाकी का खरीद बेच आपका सेकेंडरी मार्केट में होगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये वापस आपको आगे आने वाला है तब अपन समझ लेंगे। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। आपके पास सेविंग्स है, वो घर पे पड़ी हो, ऐसी की ऐसी पड़ी है, तो उसको ऐसा क्यों पड़े रहने देना चाहिए? उसको अपने को क्या करना है, उसका अपने को पैसे से पैसा बनाना है। अपन क्या करेंगे, उसको अपन लोग मार्केट में लेके आएंगे और उन लोगों को देंगे जिनको जरूरत है, जिनके पास अच्छे आइडियाज है, जो उसको बना के आपको और रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आपसे सेविंग्स लेके ऐसे लोगों को देना जो उसको प्रोडक्टिव यूज में डाल सकते हैं। तो क्या हो गया, आपकी सेविंग्स मोबाइल हो गई। मोबाइल मतलब मूव होने लग गई, आपके पास पड़ी थी अब वो मूव होके किसी और के पास चली गई। तो आपकी सेविंग्स मोबिलाइज हो गई और उसको कौन से यूज में डाल दिया, उसको चैनलाइज कर लिया अपन ने टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया कि घर में पड़े हुए पैसे को मोबिलाइज करना एंड पुटिंग इट इनटू अ मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो पहला पॉइंट ऐसा कैसा रखना है आपको, और ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर और चैप्टर 9 आपके 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव यूजेस। दूसरा, facilitating price discovery. You all know that force of demand and supply help to establish a price for commodity or service in a market. Exactly. कोई भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है बच्चों? देवांश, कैसे डिसाइड होएगा? डिमांड, उसका डिमांड देखेंगे, सप्लाई, अपन ये देखेंगे उसकी सप्लाई कितनी है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर आ जाएगा। सप्लाई कम, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। और जो प्राइस पे आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेटल होंगे वो कौन सा प्राइस हो जाता है? सेलिंग प्राइस, मतलब जिस इक्विलिब्रियम प्राइस। एग्जैक्टली, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो वो कौन सा प्राइस हो गया? वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। तो आपका जो ये मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये आपके पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर शेयर के प्राइस डिस्कवरी में मदद करता है। जितनी फटाफट उसके आपने एक बार अपना मार्केट में डाल दिया प्रोडक्ट को, तो आपकी तेजी मंदी, डिमांड और सप्लाई की जो तेजी होती है, उस बेसिस पे आपके प्राइस डिस्कवरी मार्केट में एस्टैब्लिश होती है। फॉर एग्जांपल, सब्जी मंडी में आ जाओ वापस, आप लोगों के देखना अभी आजकल टमाटोज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया टमाटो का, बहुत अच्छा। तो टमाटर आजकल 10 रुपए किलो में बिक रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना सारा टमाटर है कि अब क्या करेंगे भाई, सप्लाई इतना बढ़ गया मेरे पास, सप्लाई मेरे पास इतना बढ़ गया, इतनी डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस गिरते 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 इक्विलिब्रियम प्राइस आपका 10 रुपए पर केजी में टमाटो आ गया। प्याज 12 रुपए किलो मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि लोग थक जाते हैं, उनको मार्केट में नहीं मिलता, 100 80 रुपए किलो में प्याज और टमाटर बिकता है, आज बिक रहा है वो 10 रुपए किलो में। इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड और सप्लाई, एक बार आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि उसका प्राइस क्या होगा। उसी तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी यही है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक बार आपके फाइनेंशियल मार्केट में आ गए तो वो उनके डिमांड और सप्लाई के थ्रू उनकी प्राइस डिस्कवरी या उनकी डेली प्राइसिंग होती है। Providing liquidity to financial assets. Financial market facilitate easy purchase and sale of financial asset. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Holders of asset can readily sell their financial assets through mechanism of financial market. अच्छा, अभी आप तीनों में से, अच्छा पीयूष, बहुत देर से आपने कुछ नहीं बोला, अभी आप बोलोगे। फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज है, एक पब्लिक लिमिटेड है, एक प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स कभी भी आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं क्या? बताओ मुझे पीयूष। पीयूष, आवाज आ रही है? नहीं सर, पब्लिक के मिलते। हाँ, पब्लिक कंपनी के मिलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के कभी आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं? नहीं मिलते। तो मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी के शेयर्स आपको तुरंत बेच के पैसा मिल जाएगा, पब्लिक लिमिटेड के कि प्राइवेट लिमिटेड के? पब्लिक। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि वो मार्केट में ट्रेड हो रही है, उसका डिमांड सप्लाई पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वो आपने बेच दिया तो आपको तुरंत पैसा मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, मिला। एग्जैक्टली। तो आप जब लिक्विडिटी की बात करोगे तो पब्लिक वाली में ज्यादा लिक्विडिटी है कि प्राइवेट वाले में ज्यादा लिक्विडिटी है? पब्लिक में, वहां पे ज्यादा फ्लो हो रहा है। पब्लिक में क्यों लिक्विडिटी है? क्योंकि वो आपका मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज आपका वो पर्टिकुलर शेयर फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड हो गया तो उसकी लिक्विडिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी।
बढ़ी। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपके जो परचेज होल्डर्स ऑफ शेयर्स होते हैं वो कभी भी बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आपका अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़े ना, अपने लिक्विड रेशियो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? याद है क्या सबको? अकाउंट्स का रिवीजन भी करा रहा हूं मैं साथ में। दीक्षा, लिक्विड रेशियो पता है बेटा? हाँ सर। लिक्विड रेशियो में कौन से एसेट्स होते हैं? करंट असेट्स। करंट एसेट्स माइनस कौन क्या माइनस अपन 2-3 चीज करते हैं। डेटर्स लेते हैं कि क्या लेते, कुछ 1-2 एसेट्स कम करते हैं अपन। लिक्विड किसी ने नहीं पढ़ा अकाउंट, सबके सब पिट हो गए। लिक्विड रेशियो में सिर्फ लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड क्लिक नहीं हो रहा, पढ़ा है रुक जाओ, आपको बताते हैं। करंट असेट माइनस स्टॉक होता है। माइनस स्टॉक और डेटर्स भी होता है ना बेटा। डेटर्स आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? डिपेंड। हाँ सुनो, मैं आपको समझा देता हूँ वापस, आप पढ़ते हुए ध्यान रखना। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट मतलब ऐसे एसेट्स जो आपको तुरंत के तुरंत कैश देते, मतलब जरूरत के टाइम पे तुरंत के तुरंत कैश देते। तो लिक्विड रेशियो कलेक्ट करने के कैलकुलेट करने के पीछे का आपका रीजन क्या होता है कि आप पता लगाना चाहते हो कि मेरे को तुरंत के तुरंत यदि कैश चाहिए तो मैं मेरे कौन से एसेट्स बेच सकता, कौन से एसेट्स है जो मेरे को तुरंत के तुरंत कैश करवा के दे देंगे। समझ में आया? दीक्षा, पीयूष, देवांश? यस सर। एग्जैक्टली। चलो तो Yes, sir. वही लिक्विडिटी को आप यहाँ पे रिलेट करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो आपके सिक्योरिटीज को, आपके शेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एज इन आप उसको कभी भी बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन, सॉरी, next function is reducing cost of transactions. Financial markets provide valuable information about securities being traded in the market. It helps to save time, effort and money that both buyers and sellers of financial asset would have to otherwise spend to try to find each other. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for their fulfillment of their individual needs. Exactly. तो आपका क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आपका बच जाता है। कैसे? आपने अब अज्यूम करो आप ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हो जहां पे आपका स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, तो आपने कहीं तो भी सुना है कि भाई धीरू भाई अंबानी की या मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस करके, उसके शेयर्स बहुत अच्छे हैं तो उसके शेयर्स अपने को खरीदना चाहिए। आज तो आपको मालूम है कि आपने ब्रोकर को पकड़ा, तुरंत शेयर खरीद लिया, आपके जेब में आ जाता है, आपके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है अपन आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अज्यूम करो कि यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे स्टॉक मार्केट नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि मेरे को ये शेयर कहाँ से मिलेंगे? चलो ठीक है सर, अपने को पता है अंबानी जी मुंबई रहता है, मुंबई पहुंच गए। इतने बड़े मुंबई में कहाँ जाओगे? सर अपने को पता है वो एंटीलिया जाना है, चलो ठीक है एंटीलिया चले गए। फिर सर अपन उनके वॉचमैन से पूछेंगे शेयर खरीदना कहाँ मिलेगा, वॉचमैन अपने को एक एड्रेस बताएगा, चलो ठीक है वहां पहुंच गए। फिर वहां पे आप जाओगे और पता लगाओगे कौन है वो, आप उस बंदे को बोलोगे, वो बंदा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपकी डिटेल मांगेगा, आप उनके सबके जेरॉक्स और सब कुछ चीज अरेंज करोगे, तब जाके आपके शेयर्स अकाउंट वहां पे क्रेडिट होंगे। और आपको ये भी नहीं पता कि सच में हुए कि नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप रिलाई नहीं कर सकते सामने वाले पे कि उसने अपने साथ सही किया है कि नहीं किया है, या अपन चीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कहने का मतलब यदि आप ऐसे सिनेरियो में हो तो आप देख सकते हो कि आपको कितना आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका पैसा सिर्फ इसी में चला जाएगा ये पता लगाने के लिए कि इस बंदे की कंपनी के मुझे शेयर्स चाहिए तो मुझे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन मार्केट है ये पता लगाने के लिए, तो आप आपके एक मोबाइल के एक ऐप से, एक क्लिक से आप फटाफट शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। तो आपका टाइम बचा, आपका कॉस्ट बचा और आपके एफर्ट्स बच गए। तो ये चीज है जो अपने को फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन भी है, एक एडवांटेज भी आप इसको बोल सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन देम। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स विच मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 year are traded in money market. Instruments with longer maturity are traded in the capital market. यहां तक सबको समझा क्या? सर मैच्योरिटी मतलब? मैच्योरिटी मतलब आपको वो पैसा, रिडेम्पशन बोलो, मैच्योरिटी बोलो, जब वो खत्म हो गया उसका टर्म और जब आपको रिटर्न मिलने का टाइम आया। जैसे फिक्स डिपॉजिट है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आपको वापस मिल रहा है तो उसका मैच्योरिटी 5 साल हो गया। समझ में आया?
Yes, sir. ओके, तो मेच्योरिटी मतलब जब तक वो आपको इंस्ट्रूमेंट रिटर्न्स देगा या क्या देगा जो भी है। फटाफट फटाफट इसकी हेडिंग्स देखो। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडिंग्स भी थोड़ी बड़ी है और थोड़ी टेक्निकल है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो भी और बाद में उसको इसी लैंग्वेज में लिखो, ऐसा कैसा लिखो। यदि आप ऐसा कैसा लिखोगे तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि बोर्ड्स में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि चेकर अज्यूम कर लेगा कि आपने आंसर सही लिखा है। लेकिन आपने ज्यादा कुछ इधर उधर लिख लिया, बोल्ड नहीं किया, अंडरलाइन तो हेडिंग्स मत करो तो भी चलेगा। अगर आप कैप्स लॉक में लिख दोगे हेडिंग्स को तो 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और बेटा दिस वन थिंग इज फॉर श्योर, आपके पेपर्स अंदर से पूरा कोई वर्ड टू वर्ड चेक नहीं करने वाला है, इसलिए आपके जो भी हेडिंग वाले आंसर हुए वो आप यू नीड टू बी श्योर कि आप उनकी हेडिंग्स उसको परोस के दे रहे हो। ये मैंने बहुत बार आपको बोला है, अभी वापस बोल देता हूँ, हेडिंग्स पे आप अच्छा खासा ध्यान रखेंगे, इफ और दो भी चेंज मत करो उसको, फटाफट हेडिंग्स करो। पीयूष, देवांश, आप लोग पूनम गांधी से यदि पढ़ रहे हो तो प्लीज अपनी बुक की हेडिंग्स करेक्ट कर लेना अगर थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा तो। सर बीएस के लिए ओसवाल रेफर करे क्या? ओसवाल कर लो, लेकिन ओसवाल से सर एक गाइड तो होना, सुनो ना, बिकॉज मैं अभी तक सिर्फ सुनो। एनसीईआरटी से पढ़ती नहीं, थी एंड नहीं, बहुत मैं- टायरिंग हो जाता है। मैं आपको एक ओसवाल से पढ़ लो, ओसवाल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ओसवाल में, लेकिन एक बुक मैं आपको शेयर करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय का स्टडी मटेरियल है वो, ठीक है? कि हर केंद्रीय विद्यालय एक स्टडी मैट बनाता है, ठीक है? तो स्टडी मैट, केंद्रीय विद्यालय मतलब सीबीएसई की गवर्नमेंट स्कूल होगी, इफ यू गाइस नो। सर पता है। हाँ, तो वो मैं उसका मटेरियल मैंने डाउनलोड कर रखा है, इको, बीएस और अकाउंट्स तीनों का है, तो मैं आपको भेज देता हूँ, आंसर्स के साथ है, तो आप लोग वो जरूर देख लेना। हर साल नया मटेरियल निकालता है वो, थोड़ा सा उनके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होता है, मतलब पेज इधर उधर भागते थोड़े, लेकिन एक बार जरूर देख लेना, उसमें से ऐसा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ हमेशा पूछते हैं, ठीक है? तो ओसवाल ले लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बुक है ओसवाल, उसमें अच्छी सो मतलब सर एक्चुअली गाइड के हिसाब से। बट इकोनॉमिक्स में ओसवाल मत लेना। सर इकोनॉमिक्स में तो वीके ओरी है और संदीप गढ़ है, वो सब है, इकोनॉमिक्स का टेंशन नहीं है। लाइक बीएस में अभी तक सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ रही थी। लेकिन सुनो, ओसवाल आप कोई भी बुक ले रहे हो सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे लेना कि भाई मेरे को क्वेश्चंस देखना है, ठीक है? आप क्वेश्चंस के बेस पे देखने के लिए ओसवाल ले रहे हो तो जरूर लो, लेकिन रिटन कंटेंट प्लीज आप एनसीईआरटी के, आपको भगवान भी आके बोले ना दीक्षा कोई दूसरी बुक से पढ़ ले, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, ठीक है? ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी आप वो शेयर कर देना ना। हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, मैंने डाउनलोड किया है, आप लोगों को देने के लिए भेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, अभी आज 4 मिनट ही बचे, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आज चालू नहीं कर पाऊंगा, अपन कल चालू करेंगे, ठीक है? बाय क्लास। बाय सर, बाय सर, थैंक यू। ओके।